नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। ये डिस्कशन क्यों हो रही? देखिए, ये बताया जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील इज ऑन द कस्प ऑफ फाइनलाइजेशन। आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियन सीज ईरान न्यूक्लियर डील इन डेज एज एनवॉय ड्यू इन तेहरान। यानी कि ईरान न्यूक्लियर डील की जो रीनेगोशिएशन हुई थी वो फाइनलाइज होने वाली है कुछ ही दिनों में। आने वाले दिनों में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि फाइनलाइज हुई या नहीं। लेकिन आज हम लोग इस न्यूक्लियर डील के ऊपर एक अपडेट लेंगे। क्यों? क्योंकि मैटर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुकी थी पिछले 2 हफ्तों में। हम जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और रशिया भी एक पार्टी है इस ईरान न्यूक्लियर डील का। तो हम लोग समझेंगे ईरान न्यूक्लियर डील क्या थी, उसके साथ क्या हुआ था, कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनिलैटरली इस डील को विड्रॉ किया था, उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स हुई, रशिया ने रिसेंटली क्या प्रॉब्लम क्रिएट की थी, और साथ ही साथ एक और सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्या रशिया के बगैर एक ईरान न्यूक्लियर डील पॉसिबल है? एट द एंड ऑफ द डिस्कशन ये हम लोग जानेंगे। दिस वुड बी द एजेंडा इन आर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डू विजिट studyIQ.com। यहाँ पे इन सारे एग्जाम्स के लिए कोर्सेज है। ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो डाउनलोड और ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड राहुल33 वेन एवर यू चेक आउट फ्रॉम स्टडी आई क्यू। जब भी आप कोई कोर्स खरीदे, आप कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए RAHUL33, कैपिटल्स में सब कुछ, नो स्पेस। यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 33% ऑन ऑल द कोर्सेज। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन के साथ बात करते हैं ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की। देखिए, जब भी हम लोग ईरान के बारे में बात करते हैं, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, पूरे विश्व की इसके ऊपर नज़र रहती है। अब हम लोग जब ईरान की बात करते हैं, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? फॉर्मली सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम तो 1950s में ही शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि 1979 तक ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ के समर्थन से ही बहुत सारी सिविलियन फैसिलिटीज़ यहाँ पे बनी थी। लेकिन 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन आया, इरानियन रेवोल्यूशन आया। एक इस्लामिक स्टेट यहाँ पे सेटअप कर दिया गया, शिया स्टेट सेटअप किया 1979 में। अब तब से लेकर ईरान और वेस्ट के बीच एक गल्फ ज़रूर बन चुका है, एक दूरी ज़रूर बन चुकी है। और उसी समय से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी और भी ज़्यादा एक्सटेंसिव हो चुका है, जहाँ पे एनरिचमेंट ऑफ फ्यूल, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम बहुत ज़्यादा स्तर पे चल रही है। स्पेशली 21st सेंचुरी में अंडर महमूद अहमदी नेजाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पुश मिला। बहुत सारे न्यूक्लियर साइट्स बने, हज़ारों की तादाद में सेंट्रीफ्यूज यहाँ पे बनाए। सेंट्रीफ्यूज से आप यूरेनियम को एनरिच कर सकते हो ताकि उसको आप वेपन्स ग्रेड बना सको। तो ये सब हुआ महमूद अहमदी नेजाद के टाइम पे। और जैसे जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सटेंसिव होता जा रहा था, यूनाइटेड नेशंस ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, यूनाइटेड स्टेट्स ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, EU ने सैंक्शंस लगाए। और ध्यान रखिएगा, ईरान इज़ अ पार्टी टू द NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो उसके सिग्नेटरी है। इन्होंने इसको रेटिफाई भी किया हुआ है। इसके बावजूद 21st सेंचुरी में, मैं कहूँगा 2005 के बाद, बहुत सारे न्यूक्लियर साइट्स बने। जैसे कि अराक बना, अराक में कोर रिएक्टर है, फोर्दो में एनरिचमेंट सेंटर्स है, नतान्ज में है, बुशेर में है, बुशेर में एक सिविलियन साइट है कहते हैं, इस्फहान है। इसके अलावा यूरेनियम माइंस या फिर यूरेनियम रिजर्व्स भी ईरान में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली टुवर्ड्स इस बंदर अब्बास रीजन, जहाँ पे गचिन में ऑलरेडी यूरेनियम माइंस है, सगंध में यूरेनियम माइंस है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है इन रामसर, इन बोनाब, राइट। सो न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़ क्वाइट एक्सटेंसिव। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये लोग यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं, जिससे कि यूरेनियम को वेपन्स ग्रेड में इस्तेमाल किया जा सकता है और न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड बन सकता है ईरान। अब सवाल ये उठता है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया तो प्रॉब्लम क्या होगी? सबकी नज़र इस चीज़ के ऊपर क्यों है? वाई सो मच ह्यू एंड क्राई अबाउट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम? देखिए, ये पूरा रीजन काफ़ी वोलाटाइल है। ये है वेस्ट एशियन रीजन। यहाँ पे दो बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं। पहली फॉल्ट लाइन है फॉल्ट लाइन बिटवीन इस्लाम इटसेल्फ, शिया वर्सेस द सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। ईरान शिया कंट्री है, मैं कहूँगा ईरान शिया का लीडर है, शिया कम्युनिटी का। तो एक शिया सुन्नी डिवाइड ज़रूर है। ईरान वर्सेस द सुन्नी कंट्रीज, यानी कि सऊदी अरब, UAE, दूसरे जो सुन्नी कंट्रीज है उनके साथ कंटिन्यूसली टसल चलती रहती है। इसके अलावा एक दूसरी फॉल्ट लाइन भी है, इस्लाम वर्सेस ज्यू फॉल्ट लाइन, यानी कि ईरान वर्सेस इजराइल फॉल्ट लाइन भी है। इजराइल इज़ ऑलरेडी न्यूक्लियर, मैं कहूँगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत ज़्यादा समर्थन है टू इजराइल ऑफ कोर्स। लेकिन अगर ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो क्या होगा?
इस पर्टिकुलर वोलेटाइल रीजन में बैलेंस ऑफ पावर डिसरप्ट हो जाएगा और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इन द वेस्ट एशियन रीजन। इसी के लिए ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश लगी हुई थी वेस्टर्न कंट्रीज़ की। महमूद अहमदी निजाद जाने के बाद हसन रोहानी आए, थोड़े से लिबरल प्रेसिडेंट, उनके साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक डील फाइनलाइज की जिसको नाम दिया गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान न्यूक्लियर डील। एक 159 पेज की एग्रीमेंट है, P5+1 यानी कि परमानेंट मेंबर्स जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, उसके साथ जर्मनी भी था, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के इंटरलोक्यूटर्स भी थे। 2015 में इन्होंने वियना में, ऑस्ट्रिया में ईरान की डील फाइनल की। उसके बाद क्या हुआ, चलिए जानते हैं ईरान की डील के अंदर क्या निटिग्रिटीज थी, उसके बाद क्या हुआ, क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई, और हम लोग अभी रिसेंट टाइम्स पे आते हैं। लेट अस गो डायरेक्टली टू द आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन वेबसाइट टू अंडरस्टैंड द JCPOA। देखिए ये है आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की वेबसाइट, जहां पे आप देख सकते हो फैक्ट शीट ऑफ द JCPOA। मैंने आपको बताया 2015 में JCPOA फाइनलाइज हुई, उसकी फाइनलाइजेशन डे थी जुलाई 14, 2015, अडॉप्शन डे थी अक्टूबर 18, 2015, इम्प्लीमेंटेशन डे 2016 जनवरी में, ट्रांजिशन पीरियड दिया गया था अक्टूबर 2023 तक, 8 साल तक ट्रांजिशन पीरियड, और उसके बाद टर्मिनेशन पीरियड, यानी कि इसके बाद सारे जो प्रतिबंध लगे हुए ईरान से हट जाएंगे क्योंकि ये IAEA के अंडर आ जाएगा। वेरिफिकेशन हो रही है कि ये लोग एनरिचमेंट नहीं कर रहे हैं और वेपन्स नहीं बना रहे। तो इसकी की रिक्वायरमेंट्स थी, की कुछ चीज़ें थी कि ईरान के जो एनरिचमेंट होगी उसको लिमिट किया गया था, उनकी सेंट्रीफ्यूज को लिमिट किया गया, उनकी जो भी कैपेसिटी होगी उसको लिमिट किया गया, यूरेनियम स्टॉकपाइल केवल 300 kg तक, जिसका ग्रेड डिसाइड किया गया 3.67% एनरिचमेंट ओनली, यानी कि सिविलियन यूज़ के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। फोर्दो में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको एक रिसर्च फैसिलिटी बनाई गई फॉर स्टेबल आइसोटोप प्रोडक्शन विद रशियन कोऑपरेशन। प्लीज रिमेंबर विद रशियन कोऑपरेशन, आई एम रिपीटिंग दिस क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। इसके अलावा जो अराक में रिएक्टर था उसका जो ओरिजिनल कोर है उसको हटाने की बात की गई। IAEA की मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन होगी ये बताई गई। इसके अलावा जो UN के सैंक्शन है वो धीरे धीरे हटेंगे, 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद जो सैंक्शन हटेंगे वो लिखा गया था। US भी अपने सैंक्शंस हटाएगा, EU भी अपने सैंक्शंस हटाएगा। ये सारी चीज़ें डील फाइनलाइज की गई 2015। इनफैक्ट ये कहा गया कि 3 सालों तक ईरान ने अच्छे से कंप्लाई किया इस पर्टिकुलर डील को। डिस्पाइट वेरीफाइड कंप्लायंस बाय ईरान, USA under Donald Trump administration unilaterally withdrew from JCPOA on May 8 to 2018, और उसके बाद वापस उन्होंने प्रतिबंध लगाए ईरान के ऊपर। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर यूनिलैटरल विड्रॉवल के बाद ये कहा जाता है कि ईरान ने भी बहुत सारी ब्रीच की वायलेशन की इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट की। पहला ब्रीच आया 2019 में बहुत सारे ब्रीचेस आए, 2020 में भी ब्रीचेस आए, 2020 में ईरान का नया न्यूक्लियर लॉ आया जिसके तहत वो और भी बूस्ट करेंगे एनरिचमेंट, ये बताया गया। बट इन द मीन टाइम 2021 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चली गई, 2021 में जो बाइडन की सरकार है, और जो बाइडन की सरकार ने वापस उन्होंने कहा कि वी विल स्टार्ट द नेगोशिएशंस, यहाँ आप देख सकते हो, दे विल स्टार्ट द नेगोशिएशंस अगेन विद द ईरानियन गवर्नमेंट, ये बताया, राइट। सो नेगोशिएशंस रीस्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2015 में डील फाइनल हुई, 2018 में US ने बैक ट्रैक किया, मई 2018 में ट्रंप ने विड्रॉ किया, उसके बाद ईरान ने भी ब्रीच किया। ईरान, ये कहा जाता है कि ईरान ने अभी और भी ज़्यादा सेंट्रीफ्यूजेस बनाए हैं, वो और भी ज़्यादा यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं। इनफैक्ट रीनेगोशिएशन शुरू हुई 2021 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, और अभी फिलहाल दी ऑन गोइंग 8th राउंड ऑफ टॉक्स हैव स्टार्टेड। 8th राउंड ऑफ टॉक बिटवीन ईरान एंड P4+1। इससे पहले P5 था, US से विड्रॉ कर चुका था, इसके लिए P4+1 नेगोशिएशन चल रही थी। अभी फिलहाल तो US हैज ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व, और इसमें यूरोपियन यूनियन के कोऑर्डिनेटर भी इंक्लूडेड है। और जो डिस्कशन चल रही है अभी, जो रिसेंट की डिस्कशन चल रही है, इट इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम December 27, 2021, और उसी के चलते आपने ये देखा कि EU ऑनवॉय विजिट्स तेहरान और ईरान एंड क्लोजेस द गैप ऑन न्यूक्लियर डील। बट इस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। क्यों? ईरान ऑलरेडी एक हार्ड बॉल प्ले कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? कि वो पिछले 3 सालों में उन्होंने एक तो वॉयलेट किया हुआ है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली वॉयलेट भी करते हुए आ रहे हैं। हसन रोहानी चले गए, उसके बाद इब्राहिम रईसी आए। इब्राहिम रईसी इज़ मोर ऑफ अ हार्ड लाइनर। ये कहा जाता है कि ईरान इज़ स्टिल एनरिचिंग यूरेनियम कंटिन्यूसली। साथ ही साथ वो IAEA के जो वेरिफिकेशन नॉर्म्स होते हैं वो उसको भी कंटिन्यूसली स्टोन वॉल कर रहे हैं, और उन्होंने कराज सेंट्रीफ्यूज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है।
इसके अलावा जो नई नेगोशिएशन शुरू हुई है उसके अंदर ईरान इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इज ऑल्सो रिक्वेस्टिंग जो बाइडन टू रिवर्स द डिसीजन। उनकी जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर है, उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया था US द्वारा, इसको वापस लेने की बात कर रहे हैं ईरान। इनफैक्ट ये जो गार्ड्स हैं IRGC हैं, दे आर आइडियोलॉजिकल आर्म ऑफ ईरान्स मिलिट्री, और इसको ईरान रिक्वेस्ट कर रहा है कि दे शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी नेगोशिएशन चल रही है। अब इस नेगोशिएशन के बीच रशिया ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। मार्च 11 को रशिया ने मैटर को कॉम्प्लिकेट कर दिया था। हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच क्राइसिस चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रशिया और वेस्ट के बीच क्राइसिस चल रहा है। रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूरोपियन यूनियन ने, UK ने, दूसरे देशों ने भी बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। अब उसी के चलते मार्च 11, 2022 को रशिया ने मैटर कॉम्प्लिकेट कर दिए, जहाँ पे उन्होंने डिमांड की कि वेस्टर्न सैंक्शंस जो रशिया के ऊपर लगे हैं उनका परिणाम, उनका जो ट्रेड होता है ईरान के साथ, उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होना चाहिए, ये बताया, ये स्टेटमेंट दिया। जैसे ही ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद मार्च 15 को जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, वो पहुंचे मॉस्को, जहां पे उन्होंने नेगोशिएशन की, और उसी दिन ये अनाउंस कर दिया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने गारंटी दी है, रिटर्न गारंटी टू रशिया, दैट the sanctions are not going to impact Iran nuclear deal or Iran trade, Iran Russia trade will not be impacted because of the sanctions, ये बताया गया, राइट। तो इसी के चलते अभी दे आर इन दी फाइनलाइजेशन स्टेजेस। आने वाले कुछ दिनों में शायद हम लोग एक रीनेगोशिएटेड ईरान न्यूक्लियर डील ज़रूर देख सकते हैं। लेट अस वेट एंड वॉच फॉर दैट। लेकिन इस पूरे डिस्कशन से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि रशिया इज ट्राइंग टू गेन सम ग्राउंड, स्पेशली जो ग्लोबल लेवल पे नेगोशिएशन चल रही है। वो ऑलरेडी मेंबर था ईरान न्यूक्लियर डील का। अब जब यूक्रेन की क्राइसिस शुरू हो चुकी है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगे, दे वांट टू गेट बैक टू द ग्लोबल टेबल। इसीलिए मार्च 11, 2022 को एक, मैं कह सकता हूँ, एक ब्लैकमेलिंग स्टांस ज़रूर था कि हमें रिटर्न गारंटीज चाहिए, जो दिया भी गया। बट सवाल ये ज़रूर उठता है, क्या रशिया को भी साइडलाइन कर सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉक? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, P5+1 की नेगोशिएशन चल रही थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के मेंबर्स में, रशिया इज देयर। रशिया को अगर साइडलाइन करेंगे, क्या एक नई डील पॉसिबल है? देखिए, रशिया को अगर साइडलाइन कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो ज़रूर सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो ईरान के अंदर उनका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुशेर 1, इसको कंप्लीट किया गया था विद रशियन असिस्टेंस इन 2011, और अभी भी यहाँ पे रशियन असिस्टेंस काफ़ी हद तक ज़रूरी पड़ती है इन बुशेर 1। इससे भी इम्पॉर्टेंट है फर्दो रिसर्च सेंटर। फर्दो रिसर्च सेंटर में कहा जाता है कि वहाँ पे 1000 सेंट्रीफ्यूजेस हैं, और इसको एक रिसर्च सेंटर बनाया गया था 2015 में विद रशियन असिस्टेंस इटसेल्फ। अगर रशिया को साइडलाइन करना है तो इन दोनों जगह पे वेस्टर्न एजेंसीज या फिर वेस्टर्न कंट्रीज को रशिया का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगेन, क्या रशिया को साइडलाइन कर सकते हैं? अगर रशिया को साइडलाइन करेंगे तो मैटर्स और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। वाई? बिकॉज इन P5+1 देर इज चाइना ऑल्सो विच कॉम्प्लिकेट्स द इशू। मोर ओवर, ईरान और रशिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईरान हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई ऑफ रशिया, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सईद खातीजादे ने कह दिया है कि अ डील विदाउट रशिया इज नॉट अंडर कंसिडरेशन एट ऑल। तो देखते हैं कि क्या होगा। रशिया के पास अभी भी क्लाउड ज़रूर है विद रिस्पेक्ट टू ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशंस, और साथ ही साथ एक डेट के ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल देखिए, अप्रैल 9, 2021 पे इट इज़ द नेशनल न्यूक्लियर डे फॉर ईरान। अब पिछले साल 2021 में ईरान हैड लॉन्च्ड एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस मार्किंग द नेशनल न्यूक्लियर डे। ये आप देख सकते हो, अप्रैल 10 की न्यूज़ है, अप्रैल 9, 2021। अप्रैल 9 इज़ द नेशनल न्यूक्लियर डे ऑफ ईरान। और अगर इस डेट तक डील फाइनलाइन नहीं हुई तो अनप्रडिक्टेबल ईरान कैन डू एनीथिंग, बिकॉज दे आर गोइंग टू कमेमोरेट द नेशनल न्यूक्लियर डे सेलिब्रेशन फॉर श्योर ऑन अप्रैल 9, 2022 ऑल्सो। क्या होगा उस समय तक, डील फाइनलाइज होगी या नहीं होगी, हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। इनके नेशनल न्यूक्लियर डे के दिन क्या होगा, इसके ऊपर भी हमारी नज़र कंटिन्यूसली रहेगी। जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट इट एज सून एज पॉसिबल। That is it right now in this discussion. I hope that you have got a good, decent update on the Iran nuclear deal. Thank you for watching this. Jai Hind.